एग्रो फार्मा 26 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा में आपकी स्वीकार्यता व विश्वास की वजह से अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुका है। एक आयुर्वेदिक एहसास संपूर्ण विश्वास के साथ। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर। आधुनिक युग के आपाधापी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने परंपरागत चीजों को भूलते जा रहे हैं। तरह तरह के खान पान से पूरा रूटीन ही बदल गया है, जिसका परिणाम है तरह तरह की बीमारियों से तुरंत निदान के लिए धड़ल्ले के अंग्रेजी दवाइयों का सेवन भी करते हैं। अंग्रेजी दवाइयों से हमें बीमारी से तो जल्द निदान मिल जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। इसलिए आज जरूरत है आयुर्वेद की तरफ लौटने की, यानी आयुर्वेद संपूर्ण जीवन की। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम आयुर्वेद आरोग्य 2015। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे मिलवाएंगे आयुर्वेदाचार्यों से और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माननीय डॉक्टरों से। आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में लोग अंग्रेजी दवाइयों के आगे होम्योपैथ को भूल गए हैं। अंग्रेजी दवाइयों से तो बीमारी का तुरंत निदान हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में ही संपूर्ण जीवन है, लेकिन हम इससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। आधुनिकता की आपाधापी में इंसान आयुर्वेद से कोसों दूर जा चुका है। अंग्रेजी दवाइयों से हर बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन आयुर्वेद से हर जटिल बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आयुर्वेद से हर गंभीर बीमारी what could happen to the last 10? Look at me sometimes, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had
का एक तरीका है, बल्कि हमें ये लगता था कि ये एक दवा की एक शाखा है। आयुर्वेदिक इलाज एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, स्वस्थ रहने के लिए क्या पालन करना चाहिए, इसके साथ साथ विभिन्न पहलुओं में भी गहराई से जांच भी शामिल है। कि हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो पूरे इंडिया से आयुर्वेद के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उसकी हमने आज जो मीट रखी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही रिसर्च है। क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो आयुर्वेद के लिए कुछ नई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आयुर्वेद में सब तरह के रिसर्च को कैसे शामिल किया जाए। जैसे कि हम राजकोट से मैं हूँ, वहाँ पे सोराइसिस कैंसर के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। वैसे भी हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के साथ स्वस्थ और निरोगी काया चाहता है और इसके लिए वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और सस्ती चलती फिरती चाह की तरफ तेजी से आकर्षण हो, वो कभी कभी अपने को शून्य में खड़ा हुआ पाता है। तो वहीं आयुर्वेद यानी कि आयु को स्वस्थ और निरोग बनाने का विज्ञान 100% सच बैठती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा एक स्वस्थ जीवन के लिए एक समग्र तरीके से रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो आयुर्वेद जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आयुर्वेद पहले के ज़माने या ये कहें कि सभी कालखंडों में आयुर्वेद का जिक्र है। जड़ी बूटी से इलाज किया जाता था, वैद्य हुआ करते थे, ऋषि मुनि इसका उत्पत्ति करते थे। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, सभी काल में आयुर्वेद का बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और पहले जो लोग बीमार होते थे या फिर चोट लग जाती थी, घाव हो जाते थे, तो आयुर्वेद से ही ठीक होते थे। प्रकृति द्वारा जो निर्मित, जो जड़ी बूटी से, पेड़ पौधे से जो दवाइयाँ तैयार की जाती थी। लेकिन युग बदला, समय बदल गया। समय बदलने के साथ साथ लोगों के पास धैर्य भी खत्म हो गया, समय का अभाव हो गया। समय के अभाव के कारण केमिकल युक्त दवाओं का निर्माण शुरू हो गया, जिससे तुरंत ही इलाज हो जाता है। आपकी जो बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके शरीर पर जो उसका प्रभाव होता है, आपकी आयु कम हो जाती है, आप में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। यानी कोई भी इंसान आज के दौर में अगर बात कर लीजिए तो कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। आज कानपुर में भारतीय एग्रो सेमिनार का आयोजन किया गया है। देश भर से वहां पर वैद्य जुटे हुए हैं, जो कि कई ऐसे भी वैद्य हैं जो पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है। हमारे संवाददाता विकास वाजपेयी वहां पर उपस्थित हैं, हम उन्हीं से जानेंगे और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का महत्व क्या है। जी विकास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टरों से बातचीत करें और उनसे जानें कि आयुर्वेद क्या है। देखिए विद्यासागर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के पहले की ये पद्धतियां हैं और इन धर्मंत्री जिनके भगवान कहे जाते हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा जो है प्रतिस्थापित जो चीजें हैं उसके आधार पर आयुर्वेद का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ है और किस तरह से आगे बढ़ी है, उसमें सरकार का, पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं कहा जा सकता है, ये जरूर है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एग्रो फार्मा ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है और इसमें देश में जो जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं जो पद्मश्री से और बहुत अपनी फील्डों में काफी महारत हासिल कर चुके हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने शोध पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जी एलोपैथी से जो केमिकल है उससे नुकसान पहुंचता है, लेकिन आयुर्वेद ऐसी चीज है जिससे नुकसान नहीं पहुंचता है। तो पहले तो बात करेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर निगम साहब हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो एक पंचकर्म की बात करते हैं, शोधन की बात करते हैं, तो किस तरह से अप्लाई होता है, उसका क्या इफेक्ट है और किस तरह से फायदा देता है बॉडी को। इस बात को बड़े मैं संक्षिप्त शब्दों में बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोई कपड़े में रंग चढ़ाना है तो कपड़े को पहले हमें साफ करना पड़ेगा, तभी रंग, तो पहले ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी, फिर वो ठीक करेगा। हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर हम नियमित रूप से उनको सफाई करने के लिए भेजते हैं, वैसा हमारा ये शरीर है। इस शरीर में तमाम प्रकार की विशुद्ध ऐसी चीजें जिनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं वो जमा होते जाते हैं और जिससे रोग उत्पन्न होता है। पंचकर्म के माध्यम से इन टॉक्सिन्स को, इन विष को बाहर हम शरीर से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन या शोधन क्रिया।
अगर किसी शरीर का शोधन कर दिया जाए और उसके पश्चात दवा दी जाए तो 100% लाभ होता है। जैसे कहा गया है कि आयुर्वेद जड़मूल से ठीक होता है, जड़मूल से ठीक करता है। तो जब तक संशोधन नहीं कराएंगे, साफ सफाई नहीं कराएंगे शरीर की, तब तक ये रोग नहीं जाता है। और इसके लिए 5 क्रियाएं हैं, उसमें हम वमन कराते हैं, उल्टियां कराते हैं, विरेचन कराते हैं, परगेशन कराते हैं और एनीमा देते हैं, ऑयल का एनीमा और काढ़े का एनीमा देते हैं। इसके अलावा नाक से दवाई दी जाती है। किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को आधा शीशी दर्द बोलते हैं, उसमें हम नस्य के माध्यम से दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब, तो सुना आपने किस तरह से जो है शरीर का शोधन करने से जो बीमारियों की संभावनाएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। हमारे साथ में इस कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं डॉक्टर गौरांग जोशी जी, उनसे भी बात करेंगे। और कैंसर जैसी बीमारी है जो असाध्य कही जाती है, जिसका निवारण अभी तक पूरी तरह से क्योरेबल नहीं कहा जा सकता है, उस पे शोध किया हुआ है डॉक्टर साहब ने। पहले तो आपको बधाई इस शोध के लिए, और दूसरा ये कि हम जानना चाहेंगे कि इसका उपचार क्या वाकई में आयुर्वेद में है कैंसर का? धन्यवाद। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जब मरीज हमारे पास आता है तो ऑलमोस्ट उसका डिटेक्शन लास्ट स्टेज में होता है, जिसको हम टर्मिनल स्टेज बोलते हैं। आयुर्वेद में डेफिनेटली कैंसर का वर्णन किया गया है अर्बुद के नाम पे, और आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति अर्बुद के लिए है, अगर फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली हम आयुर्वेद के जरिए कैंसर में उसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पर हमने एक अपनी टेक्निक डेवलप की है आयुर्वेद की। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट चलती है, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह। और अभी ये जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स आती है। तो हमने पेशेंट को बोलता है, हम जब पेशेंट के साथ उसके बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं तो उनको सबसे पहले ये साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। और साइड इफेक्ट मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है। आयुर्वेद एक जीवन का साइंस, लाइफ साइंस है, तो उसमें डाइट और अपना जो आहार विहार है उसका बहुत महत्व है। तो हम उसको डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां है जो उनको बहुत इस तरह की कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लगता है कितना फायदा होने जा रहा है आम लोगों को? आम लोगों के लिए जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, तो वो अपना रिसर्च सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अभी मैं कैंसर के बारे में बताया, ऐसा सोराइसिस भी एक ऐसा डिसीज है जो उत्तर भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत जोरों से लोगों को हो रहा है, फैल रहा है। उसमें भी एलोपैथी में उसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटी है, कुछ डाइट, लाइफस्टाइल और अभी जो निगम सर ने बताया ऐसी एक पंचकर्म की चिकित्सा है जिससे कि डेफिनेटली पेशेंट को सोराइसिस जैसी बीमारी इसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। सोराइसिस में चमड़ी सूख जाती है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ जो आपके घर में रहती है। आपको अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सोराइसिस जैसी बीमारी में भी, क्योंकि उसमें चमड़ी सूखी रहती है, तो चमड़ी सूखी रहने के लिए मॉइस्चराइजर के बाजार में बहुत लोग लगाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट लिखते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ कि नारियल का तेल वो इतना गुणकारी है, वो नेचुरल मॉइस्चराइजर है। अगर हमारे मरीज जो सोराइसिस से पीड़ित है वो नारियल का तेल लगाए, कुछ डाइट स्टाइल और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करे, जैसे कि बहुत मानसिक तनाव या अति व्यस्त जीवन वो उसका बहुत बड़ा कारण है, तो हम अपना लाइफस्टाइल को बैलेंस करके अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर ले। डाइट में जैसे कि बहुत स्पाइसी चीज है, खट्टी चीज है, फर्मेंटेड फूड है, उसको हम छोड़ दे। एकदम सिंपल जो आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं कि सद्वृत का पालन करें, अच्छा आहार विहार का पालन करें, तो सोराइसिस जैसी बीमारी में भी हम आयुर्वेद के जरिए बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये इतना पुरानी पद्धति है और इसको हम इंडिया में रह के, भारत में रह के इसको डेवलप नहीं कर पाए, और पिछली सरकारों ने इस पूरी विधा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और शायद इसी कारण आयुर्वेद इतना पीछे हो गया, जबकि इसको बहुत आगे जाना चाहिए था। अब जाकर कहीं आयुष मिनिस्ट्री का एक अलग से प्रभार बनाया गया है और बजट एलोकेशन किया गया है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यदि हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है एग्रो फार्मा को, और वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से वो आगे आने की बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का क्या क्या फायदा होने जा रहा है आम लोगों को, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ में सुनील अग्रवाल जी हैं और वो बताएंगे कि क्या इससे चीजें निकल के सामने आई हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ देश में बहुत से रिसर्च सेंटर हैं, बहुत से प्राइवेट सेंटर्स हैं, और हमारे आयुर्वेद में जो बहुत महारत हासिल किए हुए डॉक्टर्स हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्होंने बहुत से अनुसंधान किए हैं, लेकिन वो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह शेयर नहीं हुए। अगर शेयर हुए भी तो ढंग से नहीं हुए। मेरे मन में
प्रश्न आया कि अगर हम सब ऐसे विधा के लोगों को एक साथ एक जगह जोड़ देंगे और वो आके एक दूसरे से इंट्रोगेट करेंगे, इंट्रोगेट करने में एक दूसरे के विचार जानेंगे, विचार जानने के बाद अगर कोई शंका होगी उसका समाधान करेंगे, और समाधान करने के बाद कोई एक नया कंक्लूजन आएगा कि नहीं इस मर्ज में ये तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा कमी, इसको ठीक कर लो। इसी ढंग से सब मर्जों की समराइजेशन करते हुए जितने भी हमारे ज्ञानी आयुर्वेदाचार्य आए हुए हैं वो लोग आपस में डिस्कशन करके प्रत्येक मर्ज और देश में आयुर्वेद का कैसे बढ़ावा हो उसके ऊपर चिंतन करके कोई नई चीज तो करेंगे। और ये केवल बैठक नहीं है, ईटिंग मीटिंग सिटिंग नहीं है, मैं स्पेशल कह रहा हूँ, ये एक छोटी सी चिंगारी है जो देश में एक दिन ज्वाला बनेगी। आज हमारे जितने आयुर्वेदाचार्य आए हैं वो भी बहुत खुश हैं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह हम लोग इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके कोई नई चीज बनाएंगे, कोई नए विचार लाएंगे, अपनी अपनी विधा में अगर कोई कमी उसमें सुधार करेंगे और नए इन्वेंशन करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट करने पे, मेरे निवेदन करने पे इतनी महान विभूतियां मेरे यहाँ इकट्ठी हुई हैं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा कदम है ये, और इसमें लगभग 25 से करीब आयुर्वेदाचार्य पूरे देश से आए हुए हैं जो अपने अपने शोध पर चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या कमी है और उसमें कैसे सुधार हो सकता है उस पर भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक बात को कहा करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज एक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बहुत बुरी तरह से फैल रही है। इसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और क्या सोच चल रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर तोमर साहब हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद में क्या चीजें ऐसी हैं जिससे कि डायबिटीज जो वाकई में लोगों को परेशान करने वाली चीज है और जीवन की सारी कलाओं में वो फेल करती है आदमी को, तो कैसे उससे निवारण पा सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे जो है इसको डायबिटीज से कैसे अब लड़ने के लिए आपने क्या काम किया है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान परिवेश में डायबिटीज एक ऐसी समस्या है कि भारतवर्ष डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। प्रत्येक घर में कम से कम एक डायबिटीज का रोगी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये देखा कि लाइफ स्टाइल में वेरिएशन करने के साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधीय पौधे हैं जिनमें चमत्कारिक आयुर्वेदिक प्रभाव है। उसमें से एक प्लांट अभी हमको नॉर्थ अफ्रीका का एक प्लांट हम लोगों ने लोकेट किया। वो ट्रेडिशनली लोग उसको यूज कर रहे थे। उस प्लांट को मैंने अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में, मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल का काम भी देख रहा हूँ, हरियाणा आयुर्वेदिक कॉलेज में, मैंने प्लांट को लगाया। लगाने के बाद में उसकी 4 पत्तियों का रस अगर सुबह प्रातःकाल रोगी को देते हैं तो मैंने 25 नाम क्या डॉक्टर साहब? उस प्लांट का नाम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने नया नाम दिया मधुमेहांतक, और उसको जब आइडेंटिफाई कराया हमने मॉडर्न लिटरेचर के हिसाब से, लैटिन नेम के हिसाब से, तो बर्नोनिया एमिडग्लमिना इसका नाम है और एस्टीरेसी फैमिली का ये मेंबर है। आम लोगों को जिनको डायबिटीज है उनके तक कैसे पहुंचेगा उसके लिए क्या करें? इसका फोटोग्राफ वगैरह और सारी चीजें मैं उपलब्ध करा रहा हूं और जन सामान्य को मैं उस प्लांट को लोगों को डाल लगा के बांट रहा हूं। तो हर जगह इस प्लांट का सबसे बड़ा गुण यह किसी भी जमीन में तुरंत लग जाता है। मैं कम से कम अभी तक 200 प्लांट लगवा चुका हूं और लोगों को इसके बहुत लाभ मिल रहा है। इसकी पत्तियों का रस प्रयोग करते हैं। और मधुरांतक प्लांट सबसे उपयोगी इसलिए भी है कि डायबिटीज के उन रोगियों में जिनमें कि इंसुलिन के बिना काम नहीं चल रहा है, इसके प्रयोग से कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। हमारी किडनी सेफ रह सकती है, हमारी रेटिना सेफ रहेगा, हमारा हार्ट सेफ रहेगा। वो सामान्य औषधि पौधा है, ये बड़े आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकता है। तो इस प्लांट के बारे में प्रोपेगेट कर रहा हूं। और साथ साथ में एक हमने योग बनाया हुआ है जिसको हम राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को बांट रहे हैं। उसमें गुड़मार, तेजपत्ता, विजयसार, जामुन की गुठली, मेथी, नीम, पुनर्नवा और गिलोय, इसके चूर्ण को सदाबहार पत्तों के रस में घोंट करके और हमने एक चूर्ण बनाया है मधुमेह हर योग, जो कि जन सामान्य को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हम करा रहे हैं। इससे माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है और लोगों को बहुत लाभ मिलता है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम। वाकई में एग्रो फार्मा का जो ये स्टेप है ये सराहनीय है और इसका सारा श्रेय जाता है एग्रो फार्मा का कि यहाँ पर सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, शोध पे चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव जी हैं और लखनऊ से हैं और हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि बॉडी में कोई दिक्कत ना आए, उसके पहले उसको शोधन कर लिया जाए। तो आपका क्या विचार है, किस तरह से शोध में आपने चर्चा की है? मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आदमी रेज्यूनेट हो जाता है। उसमें मैंने जो रिसर्च किया है, उसमें शोध किया है, वो अभ्यंग पे किया है
और रिलैक्सेशन थेरापी मसाज किया जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है इस समय, विकलांग कल्याण में और ग्राम विकास में। तो इसमें अभ्यंग में पूरे बॉडी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, ये एक्यू पॉइंट्स होते हैं, 1000 पॉइंट्स मर्म भी कहलाते हैं। तो उन मर्म को हम पूरा बॉडी के एक एक पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और तत्काल इसमें जो है आपको आराम मिलता है। किसी को भी कोई तकलीफ है, दर्द से स्पाइन से रिलेटेड है, बैक है, घुटने में दर्द है, या इवन मेंटल एक्सर्शन है, टेंशन है, उसमें जो है इसमें बहुत अच्छा अभ्यंग का वो है। इसलिए आयुर्वेद में वर्णित है कि अभ्यंग उपटन ये बहुत जरूरी चीज है। अगर चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का बच्चा, मैं बच्चा बोलता हूँ क्योंकि अभ्यंग एक ऐसी चीज है, अगर हम नियमित रूप से अभ्यंग करा रहे हैं, अगर किसी विशेषज्ञ की देखरेख में कराएंगे तो वो और अच्छे से होगा। अन्यथा आप लोग अपना खुद जो है सूखा मसाज करेंगे तो उससे फैट डिस्चार्ज भी होता है, और अगर ऑयल मसाज करेंगे तो ऑयल मसाज हमारे स्नेहन पंचकर्म में होता है, मैं पंचकर्म भी करता हूं, तो उसमें पूरा बॉडी का मसाज करा के आदि बीमारी। तो ये एक आयुर्वेद की ऐसी चीजें डिस्कस हुई है यहाँ पे जिसमें कि आपको किसी स्लिमिंग मशीन की जरूरत नहीं होगी, मसाज से सारी चीजें, फैट और ये सारी चीजें दूर कर सकते हैं। और ये शोध का विषय है डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव जी का। डॉक्टर नवीन जोशी मेरे साथ में है और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका शोध का विषय क्या है। और एक सबसे बड़ा जो दर्द आयुर्वेदाचार्यों में रहा है वो ये है कि सरकार द्वारा हमेशा आयुर्वेद की उपेक्षा की जाती रही है। इस सरकार में एक नई मिनिस्ट्री बनी है, वो अलग बात है, और एग्रो फार्मा जिस तरह से इसको कॉन्फ्रेंस को करा रहा है वो भी अलग चीज है। लेकिन वाकई में क्या सरकार द्वारा इस तरह की किसी भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोशिश की गई है? सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार ने हाल में ही आयुष मंत्रालय का गठन किया है जो एक सेपरेट मिनिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न रिसर्च सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है, और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे कि एग्रो फार्मा इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इतने डॉक्टर्स एक साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और इन डॉक्टर्स ने बहुत सारी छोटी छोटी फार्मुलेशंस को लोगों के उपलब्धि, लोगों को बताने के लिए लोगों के सामने लाए हैं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे किसी ने जोड़ों पे अपना कार्य किया, किसी ने कैंसर पे अपना कार्य किया, जैसे मैंने भी अपना कुछ कार्य जोड़ों के दर्द पे किया है। बहुत सारी दवाएं, जोड़ों के दर्द से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर हम जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। ऐसे एक छोटी सी औषधि है जिसको हम अरंडी के नाम से जानते हैं। आपके आसपास में इसके बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। केवल इसके बीज से निकाले गए तेल का इस्तेमाल अगर आप करें तो ये इसकी मालिश से ही केवल जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। इसके अलावा सूखा अदरक, जिसे हम सौंठ कहते हैं, सौंठ के चूर्ण का प्रयोग यदि आप उसका सुबह सुबह जो है 1 चम्मच लें तो ये भी जोड़ों के दर्द में, सूजन में बहुत अच्छा कार्य करता है। ऐसे ही जो है लहसुन का प्रयोग अगर किया जाए, सुबह सुबह खाली पेट अगर हम 2 कली लहसुन की चबाएं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सभी चीजें जो है नियंत्रित रहता है। तो आयुर्वेद हमारे घरों में बसता है, हमारे किचन में बसता है। हमें इसको जानकारी और इसके बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और हमारे वैद्यगण जो आए हैं अग्रवाल जी के सौजन्य से, जो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने चर्चा की है, इस चर्चा का बड़ा अच्छा निचोड़ निकला है और ये निचोड़ जन सामान्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही कारगर होगा। और ये ऐसे कई प्रयोग हम सब लोग चाहेंगे जो आयुर्वेद से कहीं ना कहीं मोहब्बत करते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव है आयुर्वेद से, कि वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस चलती रहे और सतत रूप से चलती रहे जिससे कि लोगों को फायदा हो। हमारे साथ में डॉक्टर मधुसूदन व्यास हैं जो उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या आपको लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, आयुर्वेद को अभी तक लोग एक पुड़िया और उसके पैकेट में बंद करी हुई चीज और पंसारी की दुकान में मिलने वाली चीजों तक ही सीमित रखते हैं। अब क्या देख रहे हैं आपको, कितना युग बदल रहा है, आयुर्वेद कितना आगे जा रहा है? वास्तव में तो आयुर्वेद जो है हमारे किचन में है, हमारी रसोई में है, हमारे घर में है, हमारी आत्मा में है। हमारी छोटी सी छोटी चीज जो है वो औषधि है, आयुर्वेद है। अब जैसे हम हरिद्रा को ही ले लें, हल्दी हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, पर किसी को पता नहीं है वो कितनी बड़ी औषधि है। हमने इस पे कई बार प्रयोग किया। आजकल हमारे यहाँ जन सामान्य में हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां, एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है, जगह जगह चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसका इलाज शायद आप किसी को जानकारी नहीं है, हम अनायास ही हल्दी के प्रयोग से उसको मिटा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी होती है। तो हमने इस पर प्रयोग किया और हमारे आचार्य श्री डॉक्टर तिवारी जी और कॉलेज में हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया। चूने के पानी में, लाइम वाटर में अगर आप हल्दी को 24 घंटे के लिए गला दीजिए, उस हल्दी को आप सुखा दीजिए,
जब सूख जाए छाया में उसको पुनः तोड़ करके फिर गला दीजिए। लाइम वाटर में आप 2 बार सुखा करके जो हल्दी का बाद में चूर्ण तैयार होगा उससे आप देखिए ये इस प्रकार का आर्टरिक एरियाज पर, एलर्जी पर, सर्दी जुकाम में जो आजकल धुआं, धूल, धूप, वातावरण इनकी गर्मी से चाहे जब सर्दी जुकाम हो जाता है चमत्कारिक रिजल्ट करता है। अब ये औषधि है तो किचन की, पर वास्तव में हम देखें तो ये आयुर्वेद है और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो आपने हमेशा ये भी सुना होगा कि आयुर्वेद में स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं लोगों में। और हमारे साथ में अबरार साहब हैं जो कि मुल्तानी साहब, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयुर्वेद में वाकई में क्या स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है जो आरोप लगाए जाते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा आयुर्वेद को पीछा करने के लिए सब इस तरह के आरोप लगते हैं कि क्या इसके पीछे वाकई में आयुर्वेद में स्टेरॉइड मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एग्रो फार्मा का धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने हमें बुलाया और इस एसोसिएशन में हमने फिर सबको कुछ काम बांटे। तो मुझे काम दिया गया है कि ये एक मिसकॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद के रिलेटेड, जिससे लोग दूर हैं आयुर्वेद से, वो आयुर्वेद की तरफ आना चाहते हैं लेकिन कुछ मिसकॉन्सेप्ट उन्हें रोकते हैं। उसमें सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो पढ़े लिखे लोगों में आ रहा है वो है कि आयुर्वेद दवाई मत लीजिए, दे कंटेन स्टेरॉइड्स। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड्स 2 तरह के होते हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। दैट वन इज नेचुरल स्टेरॉइड, जो प्राकृतिक स्टेरॉइड होते हैं जिसे केमिकल की भाषा में या जो वैज्ञानिक भाषा है उसमें फाइटो स्टेरॉइड कहते हैं, और दूसरे होते हैं केमिकल स्टेरॉइड जैसे कि बीटामिथोसोन, प्रेडनिसोलोन, या आप एविल जो टेबलेट खाते हैं वो स्टेरॉइड। तो जब हम एक टेस्ट लगाते हैं स्टेरॉन रिंग टेस्ट, तो ये रिंग टेस्ट ये बताता है कि स्टेरॉइड ग्रुप पॉजिटिव है या नहीं है। वो टेस्ट ये नहीं बताता है कि ये जो दिया गया मटेरियल है इसके अंदर केमिकल स्टेरॉइड या नेचुरल स्टेरॉइड है। तो इस टेस्ट को बहाना बना के मल्टीनेशनल कंपनीज या कुछ ऐसे लोग जो आयुर्वेद से लोगों को दूर करना चाहते हैं, उनको जड़ से बीमारी खत्म नहीं करवाना चाहते हैं, वो लोग इसका बहाना बना के बोलते हैं कि दे कंटेन स्टेरॉइड, देखो ये इसमें स्टेरॉइड है, दवाई को मत लीजिए, और फिर भोली भाली जनता इससे दूर होती चली आ रही है। तो मुझे एक राइटर होने की वजह से मुझे काम सौंपा गया है कि मैं पूरे देश में फॉरेन कंट्रीज में अपने आर्टिकल लिख के अपनी बुक के थ्रू ये बताऊं कि देखो स्टेरॉइड 2 तरह के होते हैं, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल। अगर आपको देखना ही है कि जो दिया गया मटेरियल स्टेरॉन रिंग टेस्ट के बाद कि उसमें कौन सा स्टेरॉइड नेचुरल है या कि आर्टिफिशियल, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टेस्ट करना पड़ेगा। वो स्पेशल टेस्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरीज में होता है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि स्टेरॉइड नेचुरल था या आर्टिफिशियल। जी अबरार साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतनी जानकारी दी हम लोगों को। हमारे साथ में डॉक्टर चतुर्वेदी हैं और ये उज्जैन से आए हैं, और इनके शोध के विषय में हम जानकारी लेंगे और जानेंगे ये कि वाकई में क्या आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं जो एलोपैथी का टक्कर ले सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग खर्चे और उसकी चक्कर में हमेशा जल्दी इलाज के चक्कर में एलोपैथी में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जो बीमारियां हैं उससे निजात उनको मिलती है, दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। क्या आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं कि जो बीमारी हम ठीक कर रहे हैं उसके बाद में कोई हमें दूसरी बीमारी उस दवाइयों की वजह से न मिले? हमारे देश में हार्ट के रोगी बहुत हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इनके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही साधारण सी चीजें हैं। उनके लिए 1 कप लहसुन जूस, 1 कप नींबू जूस, 1 कप गार्लिक जूस, मतलब जो है, और 1 कप सेव का छिलका, इनको चारों को मिला के उबालिए और 3 कप रह जाए तो 3 ही कप शहद मिला दीजिए। मेरी गारंटी है कि जो इनकी बाईपास सर्जरी होने जा रही है, उन अगर इसको 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करेंगे तो उनकी बाईपास सर्जरी नहीं होगी, 1 महीने में वो ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद भारतीय दिल के अच्छे कहे जाते हैं, और इसीलिए शायद ये दवाइयां आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, जिससे कि हम वाकई में अपने जो दिल का शोधन है, कोलेस्ट्रॉल है, उससे सबसे निजात पा सकते हैं। चीजें हैं, अदरक का रस, नींबू का रस, सेव का छिलका और ये लहसुन का, मतलब ये केवल 4 चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको आयुर्वेद में दिल की जो बीमारियां होती हैं उससे भी निजात पाने की सारी औषधियां उपलब्ध हैं, और वो भी कम खर्चे में। जो कहा जाता है आयुर्वेद आपके किचन से शुरू होता है, उसको वहीं से शुरू किया जाए। और कोशिश आयुर्वेद की शायद सबसे बड़ी ये कही जा सकती है कि बीमारी ना होने दी जाए, उसके प्रयास आयुर्वेद में सबसे ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि किस तरह से आपका शोध क्या है और इस पूरी कॉन्फ्रेंस से किस तरह का फायदा होने जा रहा है आम लोगों को? हाँ, मैं एक्स आर्मी मेजर उमेद सिंह हूँ, जो कि अति सर्द इलाका जहाँ पर -40 से 50 तक जवान सर्वाइव करता है, और उसको वहाँ क्या क्या डिजीज होती है। बेसिकली वहाँ लो ऑक्सीजन है, तो उनको वहाँ पर लंग्स की,
ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है और उसके स्किन डिजीज हो जाते हैं। स्किन डिजीज में हम क्या करते हैं, वहाँ एक नेचर ने अल्फा ड्रे बूस्ट बनाया है जो कि हम वो जवान को देते हैं और उससे उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। नहीं तो एलोपैथिक में क्या है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं, वो नहीं मिला किसी वजह से, वेदर कंडीशन, तो उस समय पर हम वो जवान को देते हैं तो उसको रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, कोई भी स्किन डिजीज होता है तो उस समय पर हमने उसको आयुर्वेदिक एंटोमेट बना दिया है, एक क्रीम लगाया है, वो लगाने से उसको ठीक हो जाता है। इसी तरीके से हम राजस्थान में जब जाते हैं डिजर्ट में, तो जहाँ +48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ इतनी हीट होती है और जवान टैंक में, और तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसको सर्वाइव करने के लिए इजीली हमने उनको चंदन शरबत, गुलाब का अर्क और सौंफ अर्क, ये ऐसी दवाइयां देते हैं और वो बनाते हैं हम टैबलेट, तो कि वो दवान देने से दिन भर चाहे वो 50 के टेम्परेचर में रहेगा तो उसको किसी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। वही हम जवानों को और सिविल को भी हम उसमें हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज की तरफ सुप्रिया को, क्योंकि आपको जवानों का जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको के न्यूज तहे दिल से धन्यवाद देता है। हमारे साथ में डॉक्टर गंगवार, वीके गंगवार साहब हैं और उनसे जानेंगे कि प्रोस्टेट एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत है, जो शहरों का भारत है, उसमें ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या निदान आयुर्वेद में है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से इसको दूर करने की कोशिश की जाती है आयुर्वेद में? देखिए, 40 साल की उम्र के बाद लगभग 90% जेंट्स में प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कारण ये होता है कि आदमी के शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है और अक्सर इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो जनरली जल्दी से थोड़ा सा बताइए कि कैसे जो है इसका निवारण कैसे आम लोगों तक एक लेमन भाषा में भी। जी, गोखरू एक आता है, जड़ी बूटी आती है, कौश आता है, शतावर आता है, तो इन चीजों का उपयोग, इनसे बनी हुई दवाइयों का उपयोग अगर हम करते हैं तो बड़ी आसानी से प्रोस्टेट पे हम काबू पा सकते हैं। तो ये जितने भी लक्षण आते हैं, पेशाब में कम आना, धीरे धीरे आना, रुक जाना, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बड़ी आसानी। ये बहुत बड़ी चीज है। प्रोस्टेट इस तरह से लोगों में, जो शहरी इलाके हैं उसमें ज्यादा लोग इससे पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। आम आपको दिखाई देंगे कि लोग, डॉक्टर तुरंत, जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, तुरंत बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उस कई ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस रोग से इसका निवारण पा सकते हैं, इसको सही ढंग से बॉडी को क्योर कर सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर संजीव सक्सेना जी हैं जो इलाहाबाद से आए हुए हैं और इनका शोध विषय में हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या कार्य किया है आयुर्वेद के लिए, क्योंकि आयुर्वेद ऐसी चीज है जो कि जीवन को बढ़ाने का, जीवन को स्वच्छ रखने का काम करती है। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या अच्छी चीज है? ये आजकल जिस तरीके से कार्डियक सिस्टम के डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ रही हैं, तो उसमें जो हर्बल ड्रग्स का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसमें हमने रिसर्च वर्क किया है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हर्बल ड्रग्स होती हैं उनको लेने में पेशेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी होती है और जो उनका प्रिपरेटरी मेथड होता है वो भी थोड़ा कठिन होता है। तो जो अर्जुन टी है, टर्मिनेलिया अर्जुना एक प्लांट है जो बहुत ही कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल है जिसका, उसको पहले जो है मिल्क में डिजोल्व करके लेने का प्रोविज़न था। तो उसके लिए हम लोगों ने मिलकर के अपने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इंडिया में अर्जुन टी बैग्स बनवाए हैं। तो अर्जुन टी बैग्स में ये है कि वो जो टी बैग्स हैं उनको आप टी में डिप एंड सिप प्रोसेस से उसको डिप करके, तो वो अर्जुन का जो एक्सट्रैक्ट है वो टी में चला जाता है और उसको सुबह शाम लेने से, तो वो जो टी लेने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जो टी डेली कंज्यूम करते हैं, उसके साथ ही मेडिसिनल जो एक्सट्रैक्ट है वो भी बॉडी में पहुंचता है। तो उससे वो उनकी रूटीन लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है। क्योंकि मिल्क में, टी में मिल्क ऑलरेडी होता है, तो जो अर्जुन का एक्सट्रैक्ट है वो आसानी से डिजोल्व भी हो जाता है। तो जो क्लासिकल मेथड है उसको भी हम अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट को लेने में कंफर्टेबिलिटी रहे और उसके रूटीन में आ जाए। चाय जो है व्यक्ति के रूटीन में है सुबह शाम पीना, तो वो टी बैग्स, अर्जुन टी बैग्स की प्रिपरेशन करके कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल में हम आयुर्वेद का जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस पर डॉक्टर साहब का कहना है कि चाय यदि आप पी रहे हैं तो उसको क्यों ना क्यों ऐसा किया जाए कि वो आपकी शरीर को फायदा पहुंचाए। जी, हमारे साथ जी, और विकास जी तमाम चीजें हैं जो जिस पर हम जानेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आयुर्वेद से किस तरह से फायदा होता है, आयुर्वेद को लेकर किस तरह से आपके शरीर स्वस्थ होते हैं, उसे हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे।
यानी कि आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में लोग अंग्रेजी दवाइयों के आगे होम्योपैथ को भूल गए हैं। अंग्रेजी दवाइयों से तो बीमारी का तुरंत निदान हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। आयुर्वेदी में ही संपूर्ण जीवन है, लेकिन हम इससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। आधुनिकता की आपाधापी में इंसान आयुर्वेद से कोसों दूर जा चुका है। अंग्रेजी दवाइयों से हर बीमारी का इलाज तो संभव है, लेकिन आयुर्वेद से हर जटिल बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आयुर्वेद से हर गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन जरूरत है सरकार को भी ध्यान देने की। आयुर्वेद की दवा बनाने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से दम तोड़ रही हैं। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में एक है। यह अर्थवेद का उपवेद है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान, और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों ही चिकित्सा शास्त्र हैं, लेकिन व्यवहार में चिकित्सा शास्त्र के प्राचीन तरीके से इसे आयुर्वेद कहते हैं, और एलोपैथिक प्रणाली को आयुर्विज्ञान का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद से हर जटिल बीमारी का इलाज संभव है। अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से शरीर पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। एलोपैथिक दवाइयों से बीमारी से निजात तो मिल जाता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होती है। आयुर्वेद को बचाए रखने के लिए सरकार को भी पहल करने की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेद ही संपूर्ण जीवन है। आयुर्वेद की दवाओं को बनाने के लिए बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयों को बनाते समय साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दवाइयों के पैकेजिंग पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आयुर्वेद की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले की थी। उसी के नवीन रूप को आयुर्विज्ञान कहते हैं। दोनों ही चिकित्सा की पद्धति है। आयुर्वेदिक इलाज की विज्ञान में कम से कम 5000 साल की उम्र, ज्ञान से बाहर वहन, एक युग का अनुभव और प्रथाओं पिछले लंबे समय से चल रहा है। आयुर्वेद जीवन का एक तरीका है, बल्कि हमें ये लगता था कि ये एक दवा की एक शाखा है। आयुर्वेदिक इलाज एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, स्वस्थ रहने के लिए क्या पालन करना चाहिए, इसके साथ साथ विभिन्न पहलुओं में भी गहराई से जांच भी शामिल है। वैसे भी हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के साथ स्वस्थ और निरोगी काया चाहता है, और इसके लिए वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और सस्ती चलती फिरती चाह की तरफ तेजी से आकर्षण हो, वो कभी कभी अपने को शून्य में खड़ा हुआ पाता है। तो वहीं आयुर्वेद यानी कि आयु को स्वस्थ और निरोग बनाने का विज्ञान 100% सच बैठती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा एक स्वस्थ जीवन के लिए एक समग्र तरीके से रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो आयुर्वेद ही ऐसा है जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद से लोग दूर होते जा रहे हैं, और इस दूरी को खत्म करने के लिए एक बार फिर से एक विशेष पहल की गई है। सरकार की तरफ से भी पहल की गई है, और कानपुर में भारतीय एग्रो सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां देश भर से डॉक्टर्स मौजूद हैं, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, और उन्होंने तरह तरह के शोध किए हैं, तरह तरह के बीमारियों को लेकर कि किस तरह से इलाज किया जाए, किस तरह से आपको उसका लाभ मिलेगा, किस तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर एक विशेष शोध किया गया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जो विकास वाजपेयी हैं, वहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी डॉक्टरों से बारी बारी से पूछ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कैंसर हो या तमाम जो बीमारियाँ हैं, उससे कैसे इलाज किया जाए, या फिर उनके पास इस बीमारियों के लिए इलाज के लिए किस तरह से वहाँ शोध किया है और किस तरह से दवाएं हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर से हम चलेंगे विकास वाजपेयी जी के पास। विकास वाजपेयी जी, जैसे कि सभी डॉक्टरों से आपने बातचीत की है, देश से, पूरे देश भर से वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और सभी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं बारी बारी से, और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिससे दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है?
जी बिल्कुल विद्यासागर, देखिए अभी मैं यहाँ पे जब खड़ा हुआ, मैं आयुर्वेद के विषय में शायद मेरी भी जानकारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे खड़ा होकर मैं देश के जो काफी प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है कि आयुर्वेद में हर एक रोग के निदान की दवाई है और चिकित्सा है। काफी विधाएं हैं इसमें, उस पे अलग अलग विधाओं पे शोध है और रक्त मोक्ष करके एक नई विधा और नई चिकित्सा पद्धति पैदा करने वाले रमेश राजगुरु जी मेरे साथ में हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, अहमदनगर से। एड़ियों में दर्द की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे भारत में है और इससे निवारण के लिए क्या इनकी टेक्निकी है, क्योंकि नई पद्धति से काम कर रहे हैं, क्या किस तरह से काम करती है, क्या फायदा होता है? ये तो पूरे भारतवर्ष में लॉन्च करने वाला मैं पहला आयुर्वेदाचार्य हूँ और ग्रंथ में पहले ही इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हम आयुर्वेद के जो भी स्नातक है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो पहले तो जलोकावचरण किया जाता था, पहले तो जोंक जो मालूम है, जलोका मतलब लीच थेरेपी जिसको आप बोलते हैं, तो लीच थेरेपी पहले इस्तेमाल की जाती थी। तो प्रॉब्लम यह होता है कि ये गर्मी के दिनों में जलों का ज्यादा जिंदा तो नहीं रह सकती और कोई पाल भी नहीं सकता, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव खोज निकालना चाहिए। तो